जब वर्ण क्या होते हैं तो वर्ण होते हैं, वर्ण क्या होते हैं या तो ध्वनि होती है या तो वर्ण होते हैं अक्षर होते हैं। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र ध्वनि होते हैं, और व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। और स्वर जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक हर्ष स्वर, एक दीर्घ स्वर और एक लघु स्वर। हर्ष स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगेगा वो कहलाएंगे हर्ष स्वर। जैसे छोटा, छोटी, छोटाऊ, री, जिनके उच्चारण बहुत कम समय लगेगा वो कहलाएंगे हर्ष स्वर। और जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगेगा वो कहलाएंगे दीर्घ स्वर। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए आई ओ। याद रहेंगे? अब पेपर पूछा था प्लस स्वर क्या होते हैं, तो जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगे वो कहलाएंगे प्लस स्वर। जैसे आप उच्चारण करो ओम का तो 2 गुना 3 गुना समय लगेगा। इसके अलावा व्यंजन क्या होते हैं अभी बताया है। व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं वो कहलाएंगे व्यंजन। जैसे लिखा हुआ है का, तो ये पूर्ण नहीं है, इसमें हलंत लगा हुआ। तो जब का प्लस आ मिल जाएगा तो का प्लस आ मिलके क्या हो जाता है? का प्लस आ मिलके बनता है बड़ा वाला का। ये पूरा संपूर्ण का पूर्ण, ये पूर्ण नहीं है। तो वो स्वर से मिलकर बना हुआ है ना, स्वर से मिलकर बना हुआ है ना। तो जो स्वरों की सहायता से बने होते हैं उसे कहते हैं व्यंजन। अब व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन होते हैं बहुत सारे प्रकार के। तो एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतस्थ व्यंजन, एक होता है ऊष्म व्यंजन, एक होता है संयुक्त व्यंजन, एक होता है उच्छिष्ट व्यंजन, एक होता है पार्श्विक व्यंजन और एक होता है लुंठित व्यंजन। तो अगर पेपर इसके अतिरिक्त पेपर में एक क्वेश्चन आता है काकल्य ध्वनि क्या होती है, अब इसके बारे में बात बताएंगे। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? हम छोटा से ज्ञात ले लेंगे। जो का वर्ग है, जो चा वर्ग है, जो टा वर्ग है, जो ता वर्ग है, ये पा वर्ग है। का, खा, गा, घा, अंगा को का वर्ग बोलते हैं। चा, छा, झा, झा, अइया को चा वर्ग बोलते हैं। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा को टा वर्ग, और ता, था, दा, था, ना को ता वर्ग, और पा, फा, बा, भा, मा को पा वर्ग बोलते हैं। तो अगर पेपर में आता है कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, तो का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के जो वर्ण होते हैं उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। तो का वर्ग यहाँ है, और का वर्ग से लेकर किस वर्ग से किस वर्ग तक? का वर्ग से लेकर पा वर्ग के जो वर्ण है वो कहलाएंगे स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 25। सब में जो 5-5 हैं तो 5, 10, 15, 20, 25 हो गए। अब आता है अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? या, रा, ला, वा, या, रा, लावा। पेपर क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो कौन सा नहीं है? जो इसी चारों में से नहीं होगा वही नहीं है। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? या, रा, लावा अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? ऊष्म व्यंजन जो होते हैं जैसे शा, 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 हा, ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगला आता है कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, तो छ, त्रंग, ज्ञा और त्रा। तो अच्छा ये किससे बने हुए हैं ये सब बता देते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 4, 25 और उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या 2। अगर पेपर में आता है कि वर्णमाला में कितने वर्ण है, तो वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। लेकिन 52 वर्ण कैसे होते हैं ये भी जान लो। तो 52 वर्ण कैसे होते हैं? हमने पढ़ा है कि वर्णमाला में जो स्वर होते हैं, स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो 13 स्वर, इसके अतिरिक्त 25 स्पर्श व्यंजन, इसके अतिरिक्त 4 अंतस्थ व्यंजन, इसके अतिरिक्त 4 ऊष्म व्यंजन, इसके अतिरिक्त 4 संयुक्त व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन। कितने जोड़ो? कितने हो गए? 3, 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12, 4, 16, 16, 16, 4, 20, 20, 2, 22, 3, 2, 5, 52 है। तो अगर पेपर में आता है कि वर्णमाला में 52 वर्ण कहाँ से आते हैं, तो 52 वर्ण ऐसे आते हैं। और अगर कोई आपका मित्र अगर ज्यादा काबिल बने
तो उससे कहते हो हमको कुछ नहीं आता, लेकिन तुम 52 वर्णमाला 52 वर्ण कैसे होते ये बता दो खाली हमको। आया समझ में? अब तो कोई पूछेगा तो कर लोगे ना। तो पहले वर्णमाला सीख लो, तब उसके आगे हम पढ़ेंगे, है ना। तो जो वहां से शुरुआत होती है वो उत्तर तो आना चाहिए ना। ये समझ में आया? अब आते हैं उसके आगे। कितना हो गया? अब आते हैं, हमने बताया था कि उच्चारण स्थान क्या होता है। किसी को पता है उच्चारण स्थान क्या होता है? उच्चारण स्थान होते क्या है? किसे कहते हैं उच्चारण स्थान? किसे कहते हैं उच्चारण स्थान? उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान होते क्या है? तो देखो, इसके भी कुछ नियम है, ठीक है। इसके भी कुछ नियम है। पहला यह है, इसके सूत्र होते हैं। जो बच्चे कर रहे होंगे तो उनको पेज दिया गया था, तो उसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो उच्चारण स्थान में एक पहला होता है अकु विसर्जनीय नाम कंठा। अकु विसर्जनीय नाम कंठा। विसर्जनीय नाम कंठा। अब देखिए इसको, अगर पेपर में आ जाए कंठ से बोले जाने वाले वर्ण इनमें से कौन सा नहीं है। अब पेपर में आता है इनमें से कौन सा कंठ से बोला जाने वाला वर्ण नहीं है। तो देखो कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? आ का मतलब होता है छोटा। आ का मतलब छोटा और बड़ा। आ का मतलब छोटा बड़ा। कु का मतलब का वर्ग के जितने भी हैं सारे आएंगे। का वर्ग मतलब अभी बताया का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? का खा ग कौन से आते हैं? का खा गा खा अंगा, ठीक है। का खा गा घा अंगा। कहीं पे आ रहा है तो वहां पे कंठ से बोले जाने वाले वर्ण। इसके अलावा हा, इसके अलावा विसर्ग। कहीं पे भी आ रहा तो वहां पे कंठ होगा। किसे रिपीट कर रहे हैं? फॉर्मूला क्या है? अकु विसर्जनीय नाम कंठा। अकु मतलब छोटा बड़ा। आ का मतलब छोटा बड़ा। कु का मतलब का वर्ग के जितने भी हैं पांचों। हा मतलब हा, और भी मतलब विसर्ग। कहीं पे भी आ रहा तो वहां पे कंठ से बोले जाने वाले वर्ण होंगे। जैसे एक वर्ड दिया हुआ है प्रातः। अब कह रहा है कि इसमें बताओ इसमें कौन सा उच्चारण स्थान कौन सा है? इसमें आ रहा है अतः। तो इसमें जो बिंदी आ रही नहीं आ रहा। तो अगर विसर्ग आ रहा है तो वहां पे कौन सा होगा? जो कंठ से बोले जाने वाला वर्ण होगा। याद रहेगा? क्योंकि शब्द जब आ जाएगा तब थोड़ी दिक्कत आएगी। क्यों वर्ण तो पढ़ के जाओगे, लेकिन अगर शब्द आ जाएगी तो दिक्कत आएगी। तो इसमें शब्द जो आएगा, लेकिन अगर विसर्ग लगा हुआ है तो वो क्या होगा? कंठ से बोले जाने वाले वर्ण है। कर लेंगे। दूसरा है इचुसाना। मतलब ई और बड़ी इचुसानाम तालु। ई मतलब ई का मतलब छोटी बड़ी। चा वर्ग इतने भी हैं। चा छा जा छा अय्या या और शा। ये सब क्या होंगे? तालु से बोले जाने वाले, ठीक है। इचुसानाम तालु मतलब छोटी ई बड़ी। या वर्ग इतने में या चा वर्ग इतने भी हैं। चा छा जा अय्या और या और शा। इसके बाद कंठ तालु, उसके बाद मूर्धन्य। मूर्धन्य मतलब तीसरा वर्ण कौन सा होता है? रेटुर शा नाम मूर्धा। ये शा वाले का याद रखना, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा स्पेरा वाला, ठीक है। तो क्या हुआ? रिटुर शा नाम मूर्धा। इसका मतलब क्या है कि री और टा वर्ग भी हैं। टा ठा डा ढा अड़ा और रा और सपेरा वाला सा। अगर कहीं पे आ रहा है तो वहां पे किससे बोले जाने वर्ण होंगे? मूर्धन्य से बोले जाने, मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण होंगे। इसके बाद चौथा है सा नाम दंता।
इसका मतलब क्या है कि रा का मतलब क्या है, ला का मतलब होता है ला, ला, और ता का मतलब तू का मतलब ता वर्ग के लिए ता, हा, दा, हा, ना और ला और सपेरा वाला सा कहीं पे आ रहा है तो वो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। ठीक, तो यहाँ दंत के बाद क्या आएगा, ओष्ठ आएगा। ओष्ठ में क्या होगा, ओष्ठ, ओष्ठ का देखो, ओष्ठ का सबसे आसान है। ओष्ठ का खाली उपोष्ठ कर देगा बस, उपोष्ठ। इसका मतलब है छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग के बिना पा, फा, बा, भा और माँ कहीं पे आ रहा तो वहां पे होगा ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण होंगे। कर लेंगे, इससे बात समझ आई नहीं है। अब देखो, पहला है अकु विसर्जनीय नाम कंठा का मतलब क्या है, छोटा और बड़ा के बाद अगर का वर्ग कितने बड़ा है, का, खा, गा, घा, अंगा और हा और विसर्ग, और विसर्ग कहीं पे आ रहा है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा कंठ से बोले जाने वाले। और ताल से बोले जाने वाले क्या होंगे, छोटी बड़ी चावल के वे चा छा जा रहा या और या और शा कहीं पे आ रहा तो वहां पे ताल से बोले जाने वाले होंगे। इसके बाद कंठ तालु बाद मूर्धन आएगा, मतलब री आ रहा और टा वर्ग के टा वर्ग के मतलब टा ठा रा अड़ा और रा और सटपो सा अगर आ रहा कहीं पे, इसे भी खा बोलते हैं, इसे बोलते हैं खा, लेकिन शा यहाँ बोलते हैं। अब जगह जगह पे जाओगे तो कहते हैं ध्वनि, हम कल बताया था कि बोली जगह जगह बदलती रहती है, तो कहीं कहीं पे इसको खा पढ़ते हैं। तो अगर री और टा वर्ग के लिए रा है और शा बोला जा रहा तो वहां पे क्या होगा, मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण होंगे। इसके बाद दंत क्या हो गए, रा और ता वर्ग के ता था रा था अना, ता था रा था ना और ला और शपेरा और शा अगर आ रहा तो वहां पे दंत से बोले जाने वाले वर्ण होंगे। इसके बाद उपोष्ठ, अगर कहीं पे छोटा ऊ बड़ा ऊ और पावर कितने भी वर्ण है अगर आ रहा है तो वहां पे इतना समझ रहे हैं। इसके अलावा कुछ और है, इसके अलावा कुछ और है, जैसे कंठ ताल, कंठ ओष्ठ, और दंतोष्ठ। दंतोष्ठ कंठ तालु क्या होगा, ए आए कंठ तालु होगा, ओ आओ कंठोष्ठ होगा और वाह होगा दंतोष्ठ। ठीक, याद रखना, याद रहेगा। इनको तैयार कर लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना काम चलने वाला नहीं। वर्णमाला का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसको तैयार कर लेंगे। यस सर। ठीक, इसके आगे हमने पिछली क्लासों में, कल की क्लासों में हमने पढ़ाया था समास क्या होते हैं, हमने पढ़ाया था अलंकार क्या होते हैं, हमने पढ़ाया था छंद क्या होते हैं। ये तीनों टॉपिक में पढ़ा दिए थे। इसमें किसी को समस्या है, किसी को? लास्ट में हमने पढ़ा दिया था भारत की स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। तो किसी को पता है भारत के बारे में, भारत और पाकिस्तान की स्थिति क्या है, पाकिस्तान और भारत की स्थिति बारे में होता है। तो अंकिता आपने लिखा है शायद, बाकी लोगों ने नहीं लिखा है। जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो किसने लिखा है? क्या सर? ठीक, मैंने भी तो लिखा तुम यार सर जी सबने लिखा है पाकिस्तान के बारे में सर, और भारत और अफगानिस्तान के बारे में आपने लिखा दिया। लास्ट टर्म में हमने पढ़ा दिया था। अफगानिस्तान शायद शाम वाली मीटिंग में नहीं पढ़ाया था, सुबह वाली मीटिंग में पढ़ाया था। संविधान के बारे में किसी पता है? संविधान पता है सबको? संविधान बारे में पिछली क्लास में पढ़ाया गया था। स्टार्टिंग फिर से बता दें एक बार।
संविधान पर अंकिता बताओ, संविधान का निर्माण कब हुआ? निर्माण मतलब बन के वो तैयार हुआ वो बता रही हाँ, हूँ कब तैयार हुआ? सर जी। बन के तैयार हुआ वो थोड़ी ना पूछ रहे, लागू कब हुआ मतलब हाँ, लागू 1950 छब्बीस चलो अंकिता ही बताएगी, सब पूछेगा, ठीक है? अरे तो ये सच्ची। पढ़ के बाकी सब बता पूछते हैं, नहीं आएगा तो फिर बताना। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946। कह रहा हो, बताओ। बताओ संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? सर जी बता दो। क्रांति बताओ। 9 दिसंबर को हुआ था। 9 पहली दिसंबर बैठक। पहली बैठक के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आनंद सिन्हा थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अजय। स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 में। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू। किस डेट को? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं एक बार, ठीक है? समझ में आ गया? ठीक है, नहीं तो भी एक बार फिर से बताया। संविधान होता क्या है? कितना बताया गया? सर जी आप हमारे सबसे ज्यादा क्लास वही की है। देखो फिर से रिपीट कर दे, समझ लेना, ठीक? संविधान बनने से पहले 26 जनवरी 1928 ईस्वी को हमारे देश का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और स्वाधीनता दिवस क्या होता है? स्वाधीनता दिवस का मतलब ये होता है कि आज से हम एक स्वतंत्र देश, एक अपने देश को हम स्वतंत्र देश मान रहे हैं। और 26 जनवरी 1928 को पहला दिन था जिस दिन से हम प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हुए चले आ रहे हैं। उससे पहले हम ये नहीं कह रहे थे कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हम पूर्ण स्वराज की मांग ही नहीं कर रहे थे। हम कह रहे थे भाई हमारे एरिया में खाली हम कर टैक्स न लो, हमारे एरिया में खाली हमको जो है खाली फ्रीडम दो, बाकी हमें पूरे देश से मतलब नहीं है। लेकिन 1928 ईस्वी से 1928 को 26 जनवरी 1928 को पूरे देश में ये मांग की गई कि अब हमें पूर्ण स्वराज ही चाहिए, हम स्वाधीनता दिवस की मांग करते हैं। और उस समय हमारे देश में एक अंग्रेजी जो सत्ता थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इतना पावरफुल नहीं बची थी, इतना पैसा उनके पास नहीं बचा था कि वो किसी दूसरे देश पर भी उतना अधिकार कर सकें, क्योंकि उनके पास ही इतना, अंग्रेजों के पास ही इतना सैनिक उनके खत्म हो गए थे, उनके पास इतना पैसा खुद ही खर्च हो गया था प्रथम विश्व युद्ध में, वो हार गए थे। तो भारत को चलाना इतना आसान नहीं था। अंग्रेज भारत के जो लोग थे, भारत के लोग जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाकी गांधी जी, इन सब लोगों ने जब मांग की कि अब हमें कौन सा देश कहना चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, अगर आपको अपना एक पूर्ण स्वराज चाहिए हम बना देंगे, चलो ठीक है, हम तुम्हें आजाद कर देते हैं, लेकिन किस बिहाफ पर हम तुम्हें आजाद करेंगे, हम तुम्हें क्यों आजाद करें? तो आजाद करने का मतलब ये है, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था, आपको बताया था कि अगर एक घर है और एक घर में एक मम्मी पापा हैं और वो मम्मी पापा का एक स्कूल है, और अगर वो स्कूल मम्मी पापा अपनी मेहनत से खड़ा किए हैं और उनको पता है हमारे बच्चे नालायक हैं, वो स्कूल को चला नहीं सकते हैं। अब वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो कहते हैं कि पापा अब ये स्कूल हमें सौंपो, अब स्कूल को हम चलाएंगे। तो मम्मी पापा को पता है कि हमारा बच्चा स्कूल को नहीं चला सकता है, तो क्या उसे हैंडओवर करेंगे? नहीं। लेकिन क्योंकि बच्चा उनका है तो हैंडओवर उन्हें ही करना है, तो वो कहते हैं काम करो, 1 साल तुमको समय दे रहे हैं, 1 साल तुम चला दिखाओ पहले स्कूल। अगर तुम स्कूल चला ले जाओ, अगर सारा स्टाफ तुमसे, सारे टीचर तुमसे संतुष्ट होंगे, सारे अभिभावक तुमसे संतुष्ट होंगे, सारे बच्चे अगर संतुष्ट होंगे, तो हम ये स्कूल तुम्हारे नाम हैंडओवर कर देंगे। अंग्रेजों के पास भी यही समस्या थी। वो जानते थे कि
हमने 1600 ईस्वी में आए थे अंग्रेज। उन्होंने बताया, उन्होंने सोचा कि हम 1600 ईस्वी से आए हैं और 1819 मतलब 400 साल हमने इस देश में राज किया है, शासन किया है, और अगर हम जानते हैं कि इतना कोई काबिल नहीं है जो इस देश का रहने वाला इस देश को चला सके, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, हम तुम्हारे देश को आजाद कर देंगे, आजादी मांग कर हम आजाद कर देंगे। लेकिन अगर पहले अगर काबिल हो, अगर आपके देश में कोई भी अगर काबिल है तो एक काम करो, अपने देश का एक संविधान बना दिखाओ। संविधान मतलब केवल आपके देश के लोगों द्वारा बनाया गया संविधान हो और आपके देश की लोगों की प्रत्येक व्यक्तियों की आकांक्षाओं को पूरा करता हो। मतलब आपके देश का बनाया हुआ संविधान हो, आपके देश की सभी व्यक्तियों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला जो हो, ऐसा संविधान बना दिखाओ। तो गांधी ने कहा तो ठीक बना देंगे, संविधान ही बनाना है। तो जब संविधान बनाने की बात आई तो चलता रहा। फिर दोबारा कुछ समय बाद फिर गांधी जी जब अंग्रेजों के पास गए तो अंग्रेजों ने कहा कि संविधान बना दिए। सर जी अंग्रेजों के पास अमेरिका गए। हाँ, वही गोलमेज सम्मेलन हुआ और उस गोलमेज सम्मेलन में जब अमेरिका गए तो वहां पे फिर अंग्रेज जो मिले अधिकारी तो उन्होंने पूछा बना लिया संविधान? नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ, बस चल रहा प्रोसेसिंग है, बस अंडर प्रोसेसिंग, बस बनने वाला है, और तभी तक कुछ हुआ नहीं था। दोबारा फिर जब एक इवेंट में गांधी जी अमेरिका गए और फिर वही अंग्रेज अधिकारी वहां मिले तो उन्होंने फिर पूछा अब तो संविधान बन गया होगा? तो कहे नहीं, बस पहुंचने वाला है, बस खत्म होने वाला, बनने वाला। और तब तक कुछ हुआ नहीं। और जब बार अंग्रेज अधिकारी आप पूछने लगे उल्टा जानते हैं, वो जानते थे कि इतना काबिल नहीं, तो उन्होंने कहा कि बना लिया संविधान। तो अंग्रेजों ने कहा कि संविधान बनाओ, हम तुरंत आजाद कर दे रहे हैं। अब गांधी जी को लगा कि शायद अब बेइज्जती हो रही। वो अमेरिका गए और अमेरिका में वहां के जो वरिष्ठ जो वकील थे उन वकीलों से बात की तो वहां के वकीलों ने मना कर दिया। मना करने का कुछ कारण भी थे। वहां पे अमेरिका में दो प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। एक रेड इंडियन प्रजाति जो उत्तरी अमेरिका के निवासी हैं और एक जो काले लोग थे। तो जो रेड इंडियन प्रजाति थी उसने काले लोगों को जो बहुत ही प्रताड़ित कर रखा था या शोषित कर रखा था। तो हमने आपको बताया था जो जिस समाज से बराक ओबामा आते हैं। बराक ओबामा अमेरिका के 2 बार के राष्ट्रपति रहे। वो अमेरिका के संविधान में ये नियम है कि 2 बार से अधिक, मतलब वहां जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ 5 साल का प्रधानमंत्री होता है, वहां पे 4 साल का होता है। तो वहां राष्ट्रपति 4 साल का होता है। तो वहां का एक नियम है कि 4 साल से ज्यादा कोई भी, मतलब 2 बार से ज्यादा कोई भी राष्ट्रपति नहीं रह सकता। तो बराक ओबामा 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे और उस राष्ट्रपति जो रहे वो उसी समाज से आए जो काले प्रजाति से थे और उनको वो चुनाव लड़ने का जो अधिकार जो प्रदान किया वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रदान किया। उससे पहले वहां के लोगों को बहुत ही ज्यादा शोषित कर रखा था। फिर जब अधिकार प्राप्त हुआ तो वहां के जो लोग थे, जो वकील थे, उन्होंने मना कर दिया कि भैया तुम्हारे देश में खुद एक काबिल बैठे हुए हैं जो हमारे देश का संविधान बदल दिए हैं, एक काम करो वहीं जाओ, उन्हीं से कराओ जाके। तो गांधी जी को पता कि ये कौन है भैया, हमारे देश में कौन काबिल हो गया। तो पता चला कि एक महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव है जहाँ पे एक दलित समाज से रहने वाला एक जो बालक है, एक व्यक्ति है, उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और उसने अमेरिका के संविधान में भी परिवर्तन किया, संशोधन किया। और ये अमेरिका के संविधान में जो परिवर्तन किया तो पता चला कि वो एक दलित समाज से है और उस समय हमारे देश में छुआछूत बहुत ज्यादा था। तो उस समय गांधी जी ने वह मना कर दिया। दोबारा फिर अमेरिका गए, उन्होंने कहा कोई और नाम बताओ, और नाम बताओ, दूसरी ले लो, और बताया दूसरा नाम बताओ। तो दूसरा नाम बताया मोहम्मद अली जिन्ना का, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे पड़े हुए थे। बहुत ही काबिल, मोहम्मद अली जिन्ना भी बहुत ही योग्य व्यक्ति था, बहुत योग्य व्यक्ति था। और उससे बाहर गए तो उन्होंने कहा कि भैया एक काम, हम जो है भारत का संविधान नहीं बनाएंगे। मजबूरी थी, अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से ही बनवाना था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पास दोबारा गए, खुद नहीं गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल गए। उन्होंने कहा कि हमें भारत का संविधान बनाना है और आपको बनाना है भारत का संविधान।
तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि संविधान बनाना है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर हमें संविधान बनाने का अगर जो अवसर मिल रहा है अपने देश का, तो हम संविधान जरूर बनाएंगे। लेकिन जब हम संविधान बना रहे हैं, जब हम बनाना शुरू करें और जब तक संविधान बनना खत्म ना हो जाए तब तक बीच में टोका टाकी मत करना। टोका टाकी मतलब कहने मतलब यह है, अगर काजल चाय बना रही तो उस बीच में ये नहीं बताना है कि चीनी इतनी डालो, चाय पत्ती इतनी डालो, अदरक इतनी डालो। जब इतने सब करना तो खुदे बना लो। पहले हम संविधान बना दें, उसके बाद जो कमी हो तो सुधार देना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, तो उन्होंने कहा चलो ठीक कोई बात नहीं, आप जैसा बनाएंगे ठीक है, जो कमी होगी उसमें सुधार किया जाए। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा कि हम ऐसा कोई भी चीज नहीं बनाएंगे जो सबकी सम्मति से नहीं होगी, जो संविधान सभा द्वारा पारित होगा वही बनाएंगे। संविधान बनना शुरू हुआ, संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, वो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई, और उस बैठक के जो अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष थे। और उस अस्थायी अध्यक्षता में मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। और मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इस 9 दिसंबर को जो थी, उसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग क्यों नहीं लिया था? वो इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्य ये कह रहे थे कि हमें हमारे देश में जो हमें मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग संविधान चाहिए, जो केवल मुस्लिम के लोगों के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए जो संविधान बने वो हमारे देश के अन्य नागरिकों से अलग संविधान बने। इसीलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उस संविधान, अपनी जो संविधान की पहली बैठक हुई उसको विरोध किया था। उसके बाद दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। और इस बैठक के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई दूसरी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और ये जो बैठक थी वो उसमें सभी लोगों ने भाग लिया था और ये बैठक संपूर्ण मान ली गई। उसके बाद 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पेपर में क्वेश्चन आएगा, किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। किस सन में प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को। इतना बात समझ आई। अब प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था, वो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया बी आर अम्बेडकर को। प्रारूप समिति के बहुत सारे अध्यक्ष, बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसका जो प्रमुख बनाया गया उसमें भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा का प्रस्ताव समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अब संविधान बनना शुरू हुआ और संविधान जब बनना था तो संविधान बनने के क्रम में हम बीच में एक हमारे देश का को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। और उसके एक दिन पूर्व 14 अगस्त
1947 ईस्वी को पाकिस्तान का स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, हमारा देश आजाद हुआ, और इसी के दौरान हमारे देश का संविधान बनना था। और उसके एक साल बाद 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की मृत्यु हो गई। गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। और इस संविधान बनने के क्रम में जब हमारा देश आजाद हो रहा था, उस समय जरूरी यह था कि देश का प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। तो कांग्रेस उस समय एक ही पार्टी थी, और कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? पहले कांग्रेस किसे बनाई थी? कांग्रेस का संस्थापक डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की थी। और उस समय जो हमारा देश आजाद हो रहा था, उस समय जो कांग्रेस के जो सबसे वरिष्ठ नेता थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे सीनियर नेता थे, और नियम के अकॉर्डिंग जो सबसे सीनियर होता है उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो तय था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा कि हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री होंगे वो जवाहरलाल नेहरू होंगे। इलेक्शन हुआ, और उस इलेक्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सभी लोगों ने पूर्ण बहुमत दिया, और जवाहरलाल नेहरू हार गए। और अब तय हो गया कि प्रधानमंत्री बनेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन गांधी जी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से कि आप अपना पर्चा वापस ले लो, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री बनेंगे। जो सीनियर व्यक्ति थे, सीनियर होता है तो थोड़ा मान जाता है, लेकिन अंदर से पीड़ा होती है, कष्ट होता है। तो उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया। गांधी जी की बात कोई टालता ही था, और जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। अब उस प्रधानमंत्री बनने के क्रम में एक साल बाद हमारे देश के जो नोटम छपते हैं, क्या बोलते हैं उसे? गांधी जी या राष्ट्रपिता जी। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, और उसके कुछ समय बाद 1949 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी मृत्यु हो जाती है। अगर उस समय हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल को बना दिया जाता, तो उसके 2 साल के अंदर ही वो हम अपने देश का प्रथम प्रधानमंत्री खो देते। वो अपने देश का जब प्रथम प्रधानमंत्री खो देते, तो उस समय हमारे देश की इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी, ना हमारे पास ना ज्यादा पैसे थे। हमने तुरंत ही 1948 में पाकिस्तान ने हम पे युद्ध कर दिया था, तो हमारे पास पैसा भी नहीं बचा था। ऐसी सरकार की आवश्यकता थी, ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी जो लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे, ताकि हमारे देश को स्टेबल बना सके। और उसके लिए जरूरी ये था कि शायद जो हमारे गांधी जी ने जो शायद नाम का प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, वो शायद सही रखा था। क्यों? क्योंकि उस समय अगर इनकी मृत्यु हो जाए तो दूसरा जो प्रधानमंत्री बनता वो शायद इतना काबिल ना होता, शायद इतना काबिल। एग्जाम्पल, एक लड़का है और वो लड़का 12 साल की उम्र में किराना दुकान खोल लेता है, और 25 साल की उम्र तक उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाता है। यस सर। और एक लड़का 25 साल की उम्र में दुकान खोलता है। अब दोनों को कंपेयर करो, दोनों एक ही उम्र के, कौन ज्यादा एक्सपीरियंस वाला हुआ? जो सर्दी 12 तो अगर उस समय इनके मरने के बाद अगर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाया जाता, तो शायद 2 साल का जो अनुभव था प्रधानमंत्री पद का, शायद वो अनुभव ना रहता। और हमारे देश के सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले, आज तक के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले जो प्रधानमंत्री रहे, तो सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को
हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और 1964 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। 1964 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। 16 साल तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। और आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो यही है। आने स्वामी भी यही होंगे, यही रहेंगे। उम्मीद है कि हमारे देश के जो भविष्य में जो बच्चे निकलते जाएंगे उनमें से कोई बनेगा तो बात दूसरी है ना। तो बच्चे ना बनो। हाँ कितना है सोनी, कितना है? ठीक, पेपर में आएगा तो पढ़ लेंगे जी संविधान बारे में। ठीक, अब बताए कि सिक्किम हमारे देश का हिस्सा कब बना। इसमें दूसरा टॉपिक है आपातकाल, इमरजेंसी। आपातकाल क्यों लगा? आपातकाल क्यों लगा? आपातकाल इमरजेंसी होती है, किसी पता है? इमरजेंसी क्या होती है, आपातकाल क्या होता है? कोई विपदा आ पड़े अचानक। अगर किसी देश में अगर आपातकाल लगता है तो हमारे उस देश की व्यक्तियों की मौलिक जो अधिकार होते हैं वो छीन लिए जाते हैं। और मौलिक अधिकार क्या है? कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब आप ना ही रोड पे ऐसे घूम सकते हो, ना ही आप अपनी बात कह सकते हो, ना आप किसी मंदिर पे जाकर, किसी गुरुद्वारे पे जाकर, किसी चर्च पे जाकर आप पूजा कर सकते हो, ना ही आप पढ़ाई कर सकते हो, ना ही आप अपनी बात को कहीं भी कह सकते हो। तो आपके जितने भी मौलिक अधिकार हैं सब छीन लिए जाते हैं। ठीक, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो छीन लिए जाते हैं। तो इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी हमारे देश की तीसरी प्रधानमंत्री थी और पहली महिला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थी। तो 1969 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी जी बनी। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू 1964 तक थे। 64 से लेकर 66 तक हमारे देश के जो प्रधानमंत्री रहे, 64 से लेकर 66 तक जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री एक वियना सम्मेलन में गए थे विदेश में, और विदेशों में जाकर गए थे तो वहां पे उनकी किसी ने जहर देकर वहीं पे मार डाला। उनका शव भी बाहर नहीं आया। तो पेपर में ऐसा आता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे जो विदेश में जा गए और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। तो दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद जो तीसरे जो प्रधानमंत्री थे वो तीसरे प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी। ठीक, और पेपर में पूछा था ऐसा कौन सा साल है, मतलब कितने बार, जैसे हर साल क्या होता है कि गणतंत्र दिवस में किसी भी देश का मुख्य अतिथि आता है। इस बार कौन आया? इस बार फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, इनको कोरोना वायरस समय में आना था, लेकिन उस समय कोरोना लग गया था 2021 में, तो उस साल नहीं आ पाए, वो दोबारा इस बार आए। ठीक, तो ऐसे 2 ही साल हैं जिस साल हमारे भारत में कोई भी गणतंत्र दिवस में कोई भी अतिथि नहीं है। जिस साल लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी उसके 1 साल बाद वाले साल में, और दूसरा 2021 में जब कोरोना के टाइम। अब आपातकाल के समय इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं। इंदिरा गांधी जी 1975 में जब चुनाव हुआ तो रायबरेली संसदीय सीट से उन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ा था। और रायबरेली से जब चुनाव लड़ा तो उनके सामने एक व्यक्ति खड़े हुए थे, उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। और इन्होंने इसके सामने जब खड़े हुए थे तो इंदिरा गांधी जीत गई थी और ये हारे। और इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ केस कर दिया कि इंदिरा गांधी जी जो चुनाव जीती हैं ये बेईमानी करके जीती। केस हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इंदिरा गांधी को बुलाया गया और इंदिरा गांधी वो केस हार गई।
क्योंकि इंदिरा गांधी ने बेईमानी करके, चीटिंग करके वो चुनाव जीता सांसद। हाँ सच में जीती थी। और इंदिरा गांधी जी से बताया गया, अबे देखो काम इंदिरा गांधी से बताया गया कि अब आपको खाली 2 महीने मौका दे रहे हैं। इन 2 महीनों में या तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, आपके पास 2 ही ऑप्शन, या तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ या तो आप अपने पद से रिजाइन दो। मतलब सांसदीय क्षेत्र, मतलब सांसद ही तो प्रधानमंत्री बनेगा।